गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं जनवरी 2024 की मंथली मैगज़ीन का एनालिसिस। और देखिए, क्योंकि इसमें हम इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, इसी वजह से ये जो क्लास है पहली होगी। हालांकि इसमें पॉलिटी पूरा नहीं हो पाएगा, मेंस और प्रीलिम्स दोनों ही हम देखेंगे पॉलिटी में कि पूरे जनवरी माह में कितनी खबरें आई हैं, चाहे वो द हिंदू न्यूज़पेपर से हो, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस से हो, चाहे वो और वेबसाइट से हो, जैसे कि मंथली मैगज़ीन के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। उन सभी को हम देखेंगे। और जो भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो ये भी जानते हैं कि डेली बेसिस पे द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों की वीडियो ही यहाँ पर आ जाती हैं। तो अगर आप मेरे साथ पूरे जनवरी में जुड़े हुए थे तो आपको बिल्कुल उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बार बार आपको चीज़ें याद आएंगी कि हाँ, ऐसा कुछ केस तो हमने पढ़ा है न्यूज़पेपर के अंदर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है वो है मेंस की तरफ से। देखिए, जो आर्टिकल है वो है बिल्किस बानो केस पॉलिसी ऑफ रिमिशन, यानी कि बिल्किस बानो जो केस है, जो कि 2002 का केस है। और इस स्टोरी के अंदर हमने बहुत अच्छे से इस केस को पढ़ा है। ये जो कहानी है इसको बहुत ही नज़दीकी से देखा है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। 3-4 दिनों तक लगातार इस केस को लेकर यहाँ पर आर्टिकल आते हैं। बिल्किस बानो केस के अंदर कुछ लोगों को यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी। उन लोगों को गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा रिमिशन कर दिया गया और छोड़ दिया गया। बोला कि आप लोगों की सज़ा ख़त्म हो गई है। हालांकि अभी तक उनकी सज़ा ख़त्म नहीं, उम्र कैद की उनकी सज़ा रहती थी। बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में अपनी गुहार लेके जाती है और कहती हैं कि मेरे लिए बहुत अनसेफ है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इनकी जो रिमिशन किया गया था उसको मना कर देते हैं। शॉर्ट में स्टोरी इतनी थी, उनको वापस से जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली में केस है क्या, और क्यों इस केस में कुछ लोगों को यहाँ पर सज़ा मिली है, उसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा 2002 के अंदर। अब 2002 में गुजरात जैसे स्टेट में, जहाँ की बिल्किस बानो रहने वाली थी, वहाँ पर राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे। गोधरा कांड भी जिन्हें बोला जाता है। हिंदू मुस्लिम सब लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मनों की तरह दिखाई दे रहे थे। सब लोग एक दूसरे को मार रहे थे। और उसी भीड़ भाड़ में अपनी सेफ्टी का ध्यान करते हुए बिल्किस बानो ने सोचा कि क्यों ना परिवार के साथ हम लोग बाहर चले जाते हैं, या फिर ये जो रीजन है जिसमें इतने ज़्यादा दंगे हो रहे हैं उससे निकल कर बच जाते हैं। बिल्किस बानो और उनके परिवार वाले ऐसा ही मानते हैं, और सभी के सभी 8 मेंबर इनके फैमिली में थे। 8 के 8 मेंबर यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। अब इन 8 मेंबर में बिल्किस बानो के 2 बच्चे थे, जो कि 2 साल की बेटी थी उनकी। बिल्किस बानो खुद में 5 महीने की यहाँ पर प्रेग्नेंट थी। और हम देखते हैं कि बचे हुए जो अदर 7 मेंबर हैं उनमें उनके हस्बैंड थे, उनके माता पिता थे और बहन भाई भी देखते। अब ये सारी सिचुएशन थी, वो लोग जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही कहीं पहुंचने से पहले जिस सेफ्टी के लिए वो जा रहे थे, जिस डर से वो डर रहे थे, वही घटना उनके साथ हो जाती है। उनको कुछ दंगाई मिल जाते हैं, कुछ राइटर्स मिल जाते हैं। अब ये जो राइट्स कर रहे थे, दंगाई कर रहे थे, इन लोगों ने यहाँ पर बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप होने के बाद में उसके हम देखते हैं कि परिवार के जो बचे हुए 7 सदस्य थे उनको बिल्किस बानो के नज़रों के सामने ही मार दिया जाता है। उसी में बिल्किस बानो का 3 साल की छोटी बच्ची भी थी। तो ये सब होने के बाद, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाने के बाद, बिल्किस बानो जो है वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में FIR करवाने। और उसके बाद 2002 से लेकर 2008 तक ये केस चलता है। 2008 में महाराष्ट्र हाई कोर्ट, बिल्कुल सही सुना है आपने। आपको लगा होगा कि मैम गुजरात में घटना हुई तो महाराष्ट्र हाई कोर्ट क्यों? देखिए, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ये जो इनके गुनहगार थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब ये क्यों हुआ, महाराष्ट्र में कैसे चला गया केस? क्योंकि गुजरात जो हाई कोर्ट था उनमें बिल्किस बानो ने अनसेफ फील कर रही थी गुजरात स्टेट के अंदर। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी उन्होंने 2006 में कि उनको महाराष्ट्र के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए। महाराष्ट्र हाई कोर्ट से उनका जो केस है वो लड़े, वहाँ पर उनका केस लड़ा जाए। और रीज़न ये था कि उनको बार बार जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थी। इतना हमें न्यूज़पेपर से पता है। अब हम मंथली मैगज़ीन पे चलते हैं कि पूरा मुद्दा है क्या। उससे पहले चलिए थोड़ा सा और कहानी को थोड़ी सी तीखी नज़र के साथ देखते हैं। जैसे कि पहला है कि ट्रैकिंग द डिकेड्स ओल्ड बैटल।
एक दशक की ये लड़ाई है, जरा उसको देख लेते हैं। पहला क्या है, मार्च 3 2002, मार्च 3 2000 दिन का वो काला दिन था जिस दिन बिल्किश बानो, जो कि सिर्फ 21 साल की थी, उनका गैंगरेप होता है। उनके परिवार जो उस चीज़ से बचना चाहते थे, वो दुर्घटना उनके साथ होती है और उनके साथ फैमिली के मेंबर इंक्लूडिंग हर 3-year-old डॉटर मारे जाते हैं। दिसंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट जो है वो यहाँ पर लगभग 8-9 महीने के बाद में सीबीआई को इस केस के अंदर लगाते हैं कि इतना घिनौना काम जिसने किया है उनको पकड़े जाने चाहिए। अगस्त 2004 में सुप्रीम कोर्ट जो है ट्रायल्स थे अहमदाबाद से उसको मुंबई कर देते हैं, तो 2004 का ये टाइम है। जनवरी 21 2008 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट मुंबई के अंदर जो 11 इंसान इसमें यहाँ पर अक्यूज्ड बनाए गए थे, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं। और 2 इन 11 में से ऐसे इंसान थे जो ट्रायल के अंदर ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर हम चलते हैं मई 13 2022 को। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करती है गुजरात गवर्नमेंट को कि जो कन्विक्ट है, प्ली जिनको मिली गई है, प्रीमेच्योर जो यहाँ पर रिलीज़ किया गया था इन लोगों का, उनको वापस से जेल के अंदर डाला जाए। अप्रैल 23 2019 में, यहाँ पर 2016 से लेके ये जो डाटा है इस तरीके से आ रहा है। 2016 दिसंबर में देखा जाता है कि बम्बई की जो हाई कोर्ट है उन्होंने जजमेंट दिया कि जो 11 कन्विक्ट्स हैं उनको छोड़ने के लिए उनके पास एक याचिका गई। 2017 में हाई कोर्ट ने उनकी लाइफ सेंटेंस को मान्य रखा कि नहीं, उनकी जो लाइफ सेंटेंस है वो उनको मिलेगी और उनको प्रिजम टर्म्स से यहाँ पर नवाजा। 23 अप्रैल 2019 में देखने को मिला कि 50 लाख रुपए यहाँ पर गुजरात गवर्नमेंट के टॉप कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने बोला कि आप 50 लाख रुपए यहाँ पर बिल्किश बानो को दीजिए, क्योंकि आप लोग उस समय पे उनको सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो इसी वजह से रिलीफ की तरह इनको बिल्किश बानो को दिलवाया गया। और अब क्या होता है, अगस्त 15 2022 में हम देखते हैं कि कैसे ये जो 11 कन्विक्ट्स थे इनको रिलीज़ कर दिया गया। यहाँ पर आप इन 11 लोगों को देख पाएंगे और ये जो 11 लोग हैं जो कि अभी काफ़ी उधेड़ उम्र के हो चुके हैं, तो इनको रिलीज़ कर दिया जाता है। अगस्त 25 2022 में सुप्रीम कोर्ट फिर से नोटिस भेजते हैं सेंटर के पास कि गुजरात में जो PIR लगाई गई है वहाँ के फॉर्मर CPI MP सुभाषिनी अली के द्वारा और जो कुछ लोग थे जिन्होंने प्रीमेच्योर रिलीज के ऊपर आवाज़ उठाई। जनवरी 8 2023 में सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये जो रिमिशन किया गया था 11 कन्विक्ट्स का, उनको वापस से जेल के अंदर डाला जाए लगभग 2 हफ्ते के अंदर अंदर। फिर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा कहानी यहाँ से कैसे चलती रही। अब आगे चलते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन 11 लोगों को वापस से जेल में डालने की बात कही, यही हमारी खबर थी। अब क्या आपसे सवाल जो UPSC में आएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या था, बिल्किश बानो केस क्या है? ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो होनी चाहिए स्टैटिक्स की, जो कि कहाँ से आएगी, संविधान पढ़कर आएगी। इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन पॉलिटी के जो हम एक भाग को देखते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसको पढ़ने से यहाँ पर आएगी। ठीक बात है। दूसरा क्या होना चाहिए, करंट से रेलिवेंट करना। टॉपिक को आपको करंट अफेयर के साथ रेलिवेंट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर एक बेहतर आंसर बन पाएगा। ठीक बात है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया है। अब अगर आपसे केस के ऊपर पूछते हैं लीगल इश्यूज़ क्या है और इसमें क्या क्या सुधार है, और ऐसी ऐसी घटनाएं तो और भी होती होंगी। ये तो एक बड़ा मुद्दा था, इस वजह से बहुत ही बड़े स्तर पर सामने आ गया। लेकिन जो छोटे मुद्दे हैं, जो लोगों के पास अवेयरनेस कम है, बोल नहीं पाते हैं अपने बारे में, उनका क्या, उनके मुद्दों को क्या, तो ये बिल्कुल सही है। इसी वजह से हम देखेंगे कि लीगल इश्यूज़ क्या क्या है। कोर्ट ने इनके जो जजमेंट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी वो किस वजह से दी, कैसे वो हाई कोर्ट को, गुजरात को बोल सकते थे कि तुम्हारा जो ये आपने फैसला दिया है वो मान्य नहीं होगा, तो उसमें कुछ कमियाँ पाई गई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को स्ट्रक डाउन कर दिया। पहला क्या था, मेंटेनेबिलिटी ऑफ पिटीशन। बिल्किश बानो जी जो है उनको राइट है, ये अधिकार है कि वो आर्टिकल 32 के अंदर यहाँ पर जो पिटीशन है वो फाइल कर सकती हैं, और उसी के अंदर उन्होंने एक पिटीशन डाली भी आर्टिकल 32 में। अब आर्टिकल 32 क्या होता है, देखिए यहाँ पर होती है अंडरस्टैंडिंग आपके स्टैटिक का जो पोर्शन है उसकी। हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है, और उन 25 पार्ट्स में से 12 शेड्यूल्स भी दिखाई देते हैं। लगभग अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो हम देख पाएंगे
495 से प्लस यहाँ पर आर्टिकल है, कुछ ऐसे आर्टिकल है जो बीच के नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो लास्ट में नंबर तक दिखता है। तो इतना नंबर है, इस तरीके से हमारा बटा हुआ है। अब हमारा जो पार्ट है 25 पार्ट, उस पार्ट में अलग अलग चैप्टर्स हैं संविधान में। उन्हीं 25 पार्टों में से जो पार्ट 3 हमें दिखाई देता है उसमें हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा चैप्टर है डीपीएसपी, तीसरा चैप्टर हमारा जो होता है, ये संविधान की मैं बात करूँ, यहाँ पे आप पॉलिटी को न लीजिएगा, संविधान की मैं बात करूँ, किसी किताब की नहीं। तीसरा जो चैप्टर होता है वो होता है फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये जो पार्ट 3 है, इसके अंदर हम जो इन 3 भागों को, इन 3 चैप्टर्स को देखते हैं संविधान के अंदर, उसमें से जो पहला है वो है आर्टिकल 14, यानी कि 12 से ही शुरू हो जाता है वैसे तो, कि उसकी डेफिनेशन क्या होगी, 13 कानून कौन कौन से माने जाएंगे, लेकिन 14 से लेके 32 तक आते हैं यहाँ पर आपके आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनमें से जो आर्टिकल 32 है वो खुद में एक फंडामेंटल राइट्स है। और ये क्या राइट है कि अगर कोई आपके मौलिक अधिकार को तोड़ता है, कोई आपके फंडामेंटल राइट को तोड़ देता है, तो आपके पास डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। पहले क्या होता है, यूजुअली आपको कोई केस करना है तो आप कहाँ करेंगे, या तो अगर क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में करेंगे, अगर वैसा केस है सिविल केस है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेंगे। वहाँ से आपका मुकदमा चलेगा तो उसके बाद ऊपर जाएगा हाई कोर्ट में, वहाँ से आपका मुकदमा चलेगा और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। ये होता है यूजुअल प्रोसेस। लेकिन जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की, तो इस देश के हर नागरिक को ये अधिकार है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट तोड़ा जाता है तो वो डायरेक्टली बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिना हाई कोर्ट जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ये अधिकार खुद में एक फंडामेंटल अधिकार है, यानी कि इस अधिकार को भी तोड़ा नहीं जा सकता, इस अधिकार को भी रोका नहीं जा सकता। ये आपको समझ में आता है। तो इसी अधिकार के तहत यहाँ पर बिल्किश बानो पिटीशन लगाती हैं और वो अपने फंडामेंटल राइट्स की मांग करती है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 की। क्या है ये आर्टिकल्स, चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 14 जो होता है वो होता है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इक्वली आपको जो कानून है उसकी नज़रों में सब एक समान है और आपको समानता का अधिकार है। दूसरा जो आर्टिकल 21 है, हमें पता है आर्टिकल 21 जो होता है वो होता है राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। तो क्योंकि बिल्किश बानो को लगता है कि इन मुजरिम जो है ये बाहर आएंगे और उनको मार दिया जाएगा या उनके जो जीवन का अधिकार है उसके साथ यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है, तो इसके अंदर इन 2 आर्टिकल्स के तहत यहाँ पर पिटीशन लगती है। कुछ ऑब्जेक्ट है, कुछ पर्पज़ है आर्टिकल 32 के, जैसे कि कुछ लोगों का ऐसा मानना है, इवन कोर्ट ने भी ये बोला है कि यहाँ पर जो आर्टिकल 32 है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप देखिए ना, आपके पास कितना बड़ा एक अधिकार है कि आपके पास गिन के अधिकार है, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल्स राइट को बचाए रखने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, ये भी खुद में एक फंडामेंटल राइट है। तो ये कितना बड़ा अधिकार है और कितनी ज़्यादा शक्तियाँ ये आम नागरिक को दे देता है। डीपीएसपी के तहत, किसी भी सरकार के तहत, अगर सरकार आपके अधिकारों को तोड़ रही है तो भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, पूरे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ये खुद में एक बहुत बड़ी पावर यहाँ पर दिखाई देती है और इसी वजह से इस आर्टिकल को बोला जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर, हो सकता है मेंस में ऐसा ही सवाल आ जाए कि आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला गया है, ज़रा इसकी महत्ताओं को ध्यान में रखते हुए इसका वर्णन कीजिए। हो सकता है ऐसा सवाल पूछा जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी यहाँ पर होता है कॉम्पिटेंसी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर रिमिशन ऑर्डर। क्यों किया गया? सबसे पहली बात की गई है कि जो CRPC होता है, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारा, या हम बोल सकते हैं कि जो एक तरीके से जो क्राइम से रिलेटेड हमारा प्रोसीजर कोड है, उसमें क्या बोला गया है कि उसके अंदर सेक्शन 432 के तहत फोकस करवाया गया कोर्ट का। अब बेंच जो था उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, कि गुजरात गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है ही नहीं कि वो इस जुराडिक्शन में ये जो सेक्शन 432 का इस्तेमाल किया गया है CRPC में एक एप्लीकेशन के अंदर जब किसी की सज़ा को कम किया जाता है, लेकिन ये तभी कम किया जाता है जब जो फैसला था वो उनकी टेरिटोरियल ड्यूरिस्डिक्शन का हो। हालांकि इनको रखा कहाँ गया है, गोधरा सब जेल के अंदर ही रखा गया था, लेकिन फिर भी
क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन उस समय पे महाराष्ट्र कोर्ट के अंदर आता था, महाराष्ट्र की हाई कोर्ट के अंदर, तो उसको रिमिशन करना, इस सज़ा को कम करना भी किसके अधिकार में आता है। यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये भी दिखाई देता है केवल और केवल महाराष्ट्र के जुरिस्डिक्शन के अंदर। ये इस वजह से इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये इनको रिलीज़ कर ही नहीं सकते, इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं। नॉन अडेरेंस की गई है, देखा जा रहा है कि कानून में सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स किया कि रिमिशन के जो ऑर्डर हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी पास किया गया है, जो कि यहाँ पर कानून के तहत बिल्कुल भी मेलजोल नहीं खा रहे हैं। कारण क्या है? बहुत है, इसके 4 कारण है, एक नहीं 4 कारण में से सबसे पहला कारण है अब्सर्प्शन ऑफ पावर बाय गुजरात गवर्नमेंट। कोर्ट का कहना है कि गुजरात गवर्नमेंट जो है वो उन्होंने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की पावर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया। उनके पास इतनी शक्तियाँ थी नहीं कि वो इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जिनकी एप्लीकेशन जो है उनके पास जानी चाहिए थी, रिमिशन से अधिकारित जो भी एप्लीकेशन जाती। दूसरा देखते हैं कारण, दूसरा कारण है इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ गुजरात गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, गुजरात जो गवर्नमेंट है उन्होंने 1992 में एक पॉलिसी निकाली। अब ये जो पॉलिसी थी इसमें क्या होता था कि यहाँ पर कुछ कन्विक्ट्स हैं, उनको अगर उन्होंने अपनी आधी सज़ा, यानी कि लगभग अगर उम्र कैद है तो 25 साल अगर उन्होंने जेल में काट लिए हो तो उनको छोड़ा जा सकता है, उनकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर से हम देखते हैं कि ये जो पॉलिसी थी ये तो अब ख़त्म हो चुकी है। इसको तो जुलाई 9, 1992 में ही ख़त्म कर दिया गया, ये यूज़ ही नहीं किया गया। तो उसके बाद जब इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये अप्लाई हो ही नहीं सकता है 11 कॉन्विक्ट्स के ऊपर। यानी कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, पॉलिसी जब है ही नहीं तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। थर्ड हम देखते हैं इनइफेक्टिवनेस ऑफ प्रिसाइडिंग जजेस ओपिनियन। बात ये भी की गई है कि कैसे जो ओपिनियन है प्रिसाइडिंग जज के, चाहे वो स्पेशल कोर्ट में हो, मुंबई में हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव रहे हैं, उनके यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया। गुजरात गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था कि ये जो केस है वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, बल्कि जो प्रिसाइडिंग जज है उनको ये देखना चाहिए था कि दूसरे जज की कहीं ना कहीं अवहेलना इसमें ना हो जाए। और जुडिशरी जो है वह, क्योंकि एक हम देख पाएंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वो लगा हुआ है, मिलजुल से चलता है हर जगह पे, तो ये सोचना चाहिए था, ये भी गलत है। यानी कि जो गुजरात हाई कोर्ट में यहाँ पर जजेस बैठे हुए थे उनकी भी गलती बताई जा रही है। फिर कह रही है कि अनपेड फाइन वगैरह को यहाँ पर जो किया गया है उसको भी नेगलेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि अथॉरिटीज़ ने ये जो तथ्य था, ये जो फैक्ट था कि कॉन्वेक्ट्स को जो पैसे दिए जाने थे 50 लाख रुपए यहाँ पर, वो अभी तक नहीं दिए गए हैं। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और 50 लाख रुपए कब देने थे? 2019 में देने थे, और अब क्या चल रहा है? 2024 की जनवरी चल रही है। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर इनको लताड़ा गया है, इनको बताया गया है कि गलत बात है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एसेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है। सबसे पहले है कि रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेंट, यानी कि देखिए क्या होना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए। हमें पता है रूल ऑफ लॉ एंड दूसरा यहाँ पर होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये 2 कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि जो चीज़ें कानून में लिखी गई हैं उनको भी माना जाएगा, लेकिन अगर किसी जज को खुद की मर्जी से लगता है कि ये जो पॉलिसी है वो नियमों के तहत तो बनाई गई है, लेकिन इसका प्रभाव समाज पे गलत पड़ेगा, या उसको लगता है कि ये गलत है, कहीं ना कहीं इसके अंदर मूल भावना गलत है, तो वो उस कानून को रद्द कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इंडिया में चलता है रूल ऑफ लॉ। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ का एग्जाम्पल है? यूएसए का, अमेरिका का। इंडिया में चलता है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है? हमारा जो लैंड है, हमारी जो ज़मीन है, जो कानून उसमें बना दिया गया है, वो अगर उसको ध्यान रखने में कोई काम किया गया है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो यही बात है कि ये जो कानून आता था वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के इसी वजह से आता था जुरिस्डिक्शन में, क्योंकि ये रूल्स में लिखा हुआ है, क्योंकि ये नियमों में लिखा हुआ है।
तो इसी वजह से इसके ऊपर चर्चा हुई। यही कारण है कि जो हमारा रूल है, हमारा जो संविधान, अगर आप एक जगह उसको तोड़ दोगे तो फिर हर जगह वो टूटता जाएगा। इसी वजह से इसको क्या करना चाहिए, प्रिवेल करना चाहिए, हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर। बेंच ने ये फेवर किया है कि अगर कानून की बात आएगी, रूल ऑफ लॉ की बात आएगी और पर्सनल लिबर्टी दूसरी जगह पर होगा एक तराजू के अंदर, तो हमेशा यहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है उसको ज़्यादा महत्व दी जाएगी। अगर एक तरफ संविधान यहाँ पर गलत हो रहा है और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं कि किसी की पर्सनल लिबर्टी खत्म हो रही है, तो हम देखेंगे कि जो कानून कह रहा है उसके ऊपर ज़्यादा उसको महत्वता दी जाएगी, क्योंकि वो क्या है, लार्जर गुड के लिए, वो पूरे समाज, पूरी सोसाइटी, पूरे इंडिया के लिए है। तो इसी वजह से यहाँ पर है। कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 21 का मतलब ये नहीं है कि किसी इंडिविजुअल की जो लिबर्टी का राइट है उसको हटा दिया जाएगा किसी भी कारण से, लेकिन इसको आर्टिकल 21 को यहाँ पर हटाया नहीं जा सकता। जीने के अधिकार को आप नहीं छीन सकते हो ऐसे कैसे भी। दूसरा हम देखते हैं कि कारण क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वेलिटी एंड जुडिशियल स्क्रूनिटी की बातें की गई हैं। देखिए जो किया गया है, कोर्ट ने ये बोला है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको ब्रीच किया गया है, तोड़ा गया है, और ये दिखाता है कि इक्वेलिटी और इक्विटी जो है वो हमेशा कानून से पहले आएंगी। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि जिसके साथ न्याय होना चाहिए था, क्या वो न्याय हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस पर जुडिशियल स्क्रूनिटी होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा सख्ती यहाँ पर बरती जानी चाहिए न्यायपालिका के द्वारा। ये बातें हो रही हैं। जुडिशरी को बोला गया है कि जुडिशरी यहाँ पर गार्डियन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। देखिए अब दो कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर आपको ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप समझेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि बात कुछ ज़्यादा बड़ी है। हमारे पास है सी से कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है आप लोगों का रखवाला, हम सब का रखवाला। इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके अधिकारों का रखवाला कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के जो हम पॉलिटी देख पाते हैं उनका रखवाला है, और सबसे ज़्यादा हमारे जो राइट्स हैं उनका रखवाला कौन है, रक्षक कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हर मूल्य को यहाँ पर माना जा रहा है, उसका रखवाला कौन है, उसका रखवाला है जुडिशरी। पावर कहाँ से मिलती है जुडिशरी को, संविधान देता है पावर कि तुम लोग ऐसा कर सकते हो। पावर गवर्नमेंट को कहाँ से मिलती है, संविधान से मिलती है। और आम नागरिक को पावर कहाँ से मिलती है, संविधान से मिलती है। लेकिन इसी में एक और कंसेप्ट है, प्रियम्बल में जो सोर्स दिया गया है संविधान का, बताया गया है ऑटोमेटिकली कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम यहाँ पर संविधान का सोर्स है। यानी कि संविधान को किस चीज़ से पावर मिलती है, हम लोगों से, क्योंकि हम लोग इंडियन सिटीजन संविधान को मानते हैं। ये कंसेप्ट आपको प्रीलिम्स में उलझाने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए तीनों को अलग अलग करके समझिए। और यही वजह है कि जुडिशरी जो है वो गार्डियन है, रक्षक है रूल ऑफ लॉ का, और जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसका एक तरीके से सेंट्रल पिलर भी है। फिर बात हो रही है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को भी यहाँ पर बचा के रखना था। बेंच ने बोला है कि कंपेंशन, किसी पर दया करना, सिंपैथी करना, ये कोई रोल नहीं निभाता है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत हो। आप कर सकते हो, अच्छी बात है, किसी पर दया आ रही है कीजिए, लेकिन जब वो टकरा जाए दया आपके रूल ऑफ लॉ के साथ, तब ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखेगी। उसी टाइम पे आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। और यही एक चीज़ है जो डेमोक्रेसी को यहाँ पर बनाता है, उसकी सोल की तरह काम करता है, उसकी आत्मा की तरह काम करता है। और यही कारण है जिससे लोकतंत्र जो है वो प्रिजर्व रहता है, बचा रहता है, और कोर्ट के द्वारा उसको इन्फोर्स किया जाता है, बिना डर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी अफेक्शन के और बिना किसी इल विल के। अब रिमिशन की क्या पॉलिसी है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। रिमिशन जो है वो दो तीन तरीके से हो सकता है। रिमिशन, देखिए रीमिशन जो है वो री और मिशन दो शब्दों से यहाँ पर बना हुआ है। री का मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से करना, और मिशन यानी कि किसी चीज़ का बदलाव करना। जो काम दिया गया है, जेल दी गई है, कुछ पनिशमेंट दी गई है, उसको दोबारा से रिमिशन करना, उसके ऊपर काम करना। तो वो इसमें 4-5 तरीके से हम देखते हैं पार्डनिंग पावर के हिसाब से, कि कभी कभी सज़ा जो है उसको कम कर दिया जाता है, जिसको रेमिट भी कर दिया जाता है, उसी स्टेप से यहाँ पर रिमिशन भी है। कभी कभी सस्पेंशन भी देखने को मिलता है पूरी पनिशमेंट का, और किसी स्पेशल फैक्ट को ध्यान रखने हुए यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी डिस्पाइट भी हो जाता है। वो हम समझेंगे पूरा का पूरा कि संविधान के अंदर उनको दिया गया है। ये पावर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। रिमिशन कॉमनली
रिडक्शन से यहाँ पर देखा जाता है, किसी चीज़ को घटा देना। या फिर जो सेंटेंस है, मान लीजिए बहुत ही मुश्किल दी हुई थी, आपको उम्र कैद दी हुई थी, आपने क्या किया, उसको 15 साल कर दिया। आपको मृत्युदंड दिया हुआ था तो आपने क्या किया, उसको मृत्युदंड को ख़त्म करके उम्र कैद कर दिया। तो एक तरीके से या तो आपने सज़ा को कम कर दिया है या फिर उसको मॉडरेशन कर दिया है, उसको थोड़ा सा आसान बना दिया है एज़ कम्पेयर टू अदर। अब आप रिमिशन करेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हो, ये भी रिमिशन का एक रूल होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी की 15 साल की सज़ा थी तो आप उसको उम्र कैद कर दो, ये नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये इसमें रिडक्शन होता है, कभी कभी ड्यूरेशन कम हो जाती है, पेनल्टीज़ कम हो जाती है, बहुत सारे फैक्टर्स का इसमें ध्यान दिया जाता है। अब इसके अंदर जो फॉरगुबल होते हैं, फुरलॉग होते हैं और पैरोल होती है, उससे अलग है। पैरोल पे क्या होता है, टेम्परेरी ब्रेक मिल जाता है प्रिजन लाइफ से, कि पैरोल पे कोई बाहर आता है तो हो सकता है 1 महीने का, 2 महीने का, वो क्या कर सकते हैं, बाहर रह सकते हैं, वापस उनको फिर से जेल में आना पड़ेगा, वो कुछ भी जो काम उनका था वो काम निपटा सकते हैं, तो वो अलग है। रिमिशन में क्या होता है कि सेंटेंस को घटा दिया जाता है, लेकिन जो पनिशमेंट का नेचर है वो शायद सेम से रहेगा, रिमेन जो होगा वो सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर क्या क्या कानून है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कानून को देखते हैं। संविधान क्या बोलता है, संविधान बताता है आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 में रिमिशन के बारे में। और रिमिशन की पावर जो है आर्टिकल 72 है वो देता है प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति के पास आपने याचिकाएं लाते हुए देखा होगा कि कैसे बहुत सारे जो डेथ पेनल्टी होती है उनकी याचिकाएं राष्ट्रपति के पास जाती हैं और उनके पास ये अधिकार होता है कि वो उन चिट्ठियों को पढ़ें और उसके ऊपर उनकी सज़ा को अगर चाहे तो रिमिट कर दे। अब उन्होंने जो सज़ा कम की है उसमें कोई भी कोर्ट बीच में नहीं आ सकता है, उसकी बात को यहाँ पर मानना ही पड़ेगा। तो ये सारी पावर उनके पास है। दूसरी पावर होती है गवर्नर के पास, और वो कौन सी हमारे आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये यहाँ पर 4 हमारी बातें कर रहे हैं। पहले कौन सी बातें हैं, पार्डन की, किसी सजा को सुन के आप उसको कम करिए। दूसरा है कम्यूटेशन की, थर्ड है रिमिशन यहाँ पर, और फोर्थ है रेस्पाइट। रेस्पाइट मैंने आपको बताया कभी कभी स्पेशल फैक्ट हो तो उस कारण से सजा को कम कर दिया जाए। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट, यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमन को सजा हो जाती है तो हो सकता है कि चाइल्ड के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए स्पेशल फैक्ट की वजह से उनको उनकी सज़ा जो है कम कर दी जाए, तो वो होती है रेस्पाइट। तो अब हम देखते हैं कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट में भी रिमिशन की पावर यहाँ पर होती है। लेकिन पहले हम एक बार जो प्रेसिडेंट और हमने गवर्नर की बातें की हैं, जरा उनकी शक्तियों को भी देख ले कि उनमें क्या क्या डिफरेंस है, हमारे क्या है, हमारी इंडियन पॉलिटी का इससे रिविजन हो जाएगा, प्रीलिम्स के लिए एक सवाल ठीक बन जाएगा। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्डनिंग पावर होती है प्रेसिडेंट की, वो आर्टिकल 72 देता है, और वो इन सारे के सारे जो है, चाहे वो पार्डन हो, रिप्राइव्स हो, रिस्पाइट हो, रिमिशन हो, उनमें यहाँ पर माफ़ कर सकते हैं। दूसरी जो पार्डनिंग पावर होती है गवर्नर की, वो आर्टिकल 161 करता है, और ये भी चारों ही केसेस में एक्सेप्ट डेथ के जो केस होते हैं, मर्डर जो हमें देखने को मिलते हैं पेनल्टी, उसमें गवर्नर यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट की जो पावर है वो गवर्नर की पावर से थोड़ी वाइडर है। वाइडर का क्या मतलब होता है, चौड़ी है, यानी कि अधिक है। कैसे है, पहली बात यह है कि प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के अंदर भी प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं केसेस के अंदर, पनिशमेंट जो मिली हुई है, अगर कोर्ट के अंदर आर्मी के जो कोर्ट मार्शल हैं उनके अंदर प्रेसिडेंट उनको माफ़ कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट मार्शल होते हैं, आर्मी के जो कोर्ट हैं, उनमें अगर कोई सज़ा सुनाई गई है तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई कर सके। दूसरा केस है डेथ सेंटेंस में। मैंने पहले ही आपको बताया कि गवर्नर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो डेथ सेंटेंस को यहाँ पर कम कर सके। उसके लिए केवल जो पार्डन आपको मिलेगा, जो माफ़ी मिलेगी, वो कहाँ से मिलेगी, प्रेसिडेंट से मिलेगी। इतना सबको समझ में आया। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर की पावर को समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट की पावर को, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनके बारे में इतना नहीं लिखा हुआ। कहाँ पे लिखा हुआ होगा, क्राइम के लिए कौन से कोड का हम इस्तेमाल करते हैं, कानून क्या है हमारा, तो हमें देखने को मिलता है कि हम करते हैं CRPC का इस्तेमाल। क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड है हमारा, उसका यहाँ पर यूज़ होता है, और उसी के अलग अलग सेक्शन है जो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर देते हैं। पहला सेक्शन है आर्टिकल 432 ऑफ CRPC। ये क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है किसी रेमिट करने की, किसी सेंटेंस को, किसी
पनिशमेंट को उतनी पावर वो उनको देता है। आर्टिकल 432 का क्लोज 1 जो है वो कहता है कि गवर्नमेंट को अगर अप्रोप्रिएट लगता है, गवर्नमेंट को अगर उचित लगता है, तो वो किसी एग्जिस्टिंग जो सेंटेंस है उसके किसी भाग को या फिर उसके पूरे के पूरे पार्ट को यहाँ पर सस्पेंड कर सकती है। इसी सेक्शन 432 का क्लोज 7 ये भी बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट की, उनका जुरिस्डिक्शन के अंदर जो भी यहाँ पर ऑफेंडर ने अगर कुछ किया है तो वही केवल इसको माफ़ कर पाएगी। तो ये हमें यहाँ से समझ में आता है जुरिस्डिक्शन की बातें, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले बोली गई। कुछ लिमिटेशन भी लगी हुई है यहाँ पर स्टेट में। लिमिटेशन क्या है, यानी कि हम देखेंगे कि क्या क्या यहाँ पर बाधाएं लगाई गई हैं, वो क्या है। तो अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है किसी कॉन्विक्ट को, किसी दोषी को यहाँ पर, तो उसकी रिमिशन केवल और केवल 14 साल के जब वो जेल में रह चुका होगा सेक्शन 433A के तहत, तभी यहाँ पर उसके बाद लगाई जा सकती है। यानी 14 साल कम से कम उसको जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गाइडलाइन है इनसे रिलेटेड, जैसे कि एक केस हम देखते हैं, लक्ष्मण नस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2002 का केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 5 ग्राउंड यहाँ पर रेमिशन के लिए लगाए। पहला क्या है कि वेदर जो ऑफेंस है किसी इंडिविजुअल एक्ट ऑफ क्राइम को किया गया है वो यहाँ पर सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर उसको छोड़ दिया जाता है तो सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करेगा, सोसाइटी पे प्रभाव इसका बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नहीं देखने को मिलता हो। दूसरा क्या है कि क्राइम जो है अगर वो थोड़ा सा भी उसमें ऐसा एक तरीके से चांस है कि उसको रिपीट किया जा सकता है फ्यूचर में, तो भी इनको नहीं छोड़ना है, रेमिशन नहीं करना है। तीसरा देखते हैं कि कन्विक्ट अगर पोटेंशियली क्राइम जो क्राइम था अगर उसकी पोटेंशियलिटी को ही यहाँ पर खो चुका है, यानी कि अब वो उसको नहीं कर सकता है। मान लीजिए उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए किसी काम को करने की, किसी क्राइम को करने की, लेकिन वो है ही नहीं, तो भी उसको क्या होगा, छोड़ा जा सकता है। अगर वेदर एनी पर्पज इज बीइंग सर्व्ड इन कीपिंग द कन्विक्ट इन प्रिजन, कह रहे हैं कि कोई भी पर्पज़ यहाँ पे अगर होता है कन्विक्ट को प्रिजन में रखने के लिए, कोई भी पर्पज़ यहाँ पर हो रहा है, कोई भी उद्देश्य अगर हल हो रहा है, साबित हो रहा है, तो भी उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लास्ट में देखा जाएगा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कॉन्विक्ट फैमिली। कॉन्विक्ट जो है, दोषी जो है, उनका जो परिवार है, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि उसकी सजाओं कि जो उसकी जो गुनाह है उनकी सज़ा उसके फैमिली को भी ना मिले, तो यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस उसको भी दिया गया है। ऑल्सो फिर से यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कम से कम 14 साल की मिनिमम प्रिजन जब कन्विक्ट काट चुका हो तभी उनके रिमिशन के ऊपर उनके जो यहाँ पर पनिशमेंट है उसको घटाने की बातें हो सकती हैं। दूसरा केस है यहाँ पर काहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1989 में ये केस होता है। और यहाँ पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता किसी प्रिजनर को जब वो रिमिशन करवाना चाहता है। खास करके स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह 2007 का ये केस होता है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी कन्विक्ट के पास रिमिशन जब वो करवाना चाहता है तो किसी के पास ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कि रिमिशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अब वो रिमिशन करवाना चाहेगा, अपनी सज़ा कम कराना चाहेगा तो उसको मौलिक अधिकार मिल गया। तो ये किस केस में पता चलता है, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखिएगा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस महेंद्र सिंह केस। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फिर से एक केस में देखने को मिलती है 2012 में। ये केस था संगीता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से कहते हैं कि अगर कोई कन्विक्ट है, दोषी है, जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर काट रहा है, उसके पास प्री मैच्योरली रिलीज होने का कोई अधिकार नहीं है जब तक उसने 14 साल की जेल पूरी ना की हो। अगर पूरी कर भी ली है तो भी उसके पास ऐसा अधिकार नहीं है कि उसको छोड़ा ही जाएगा, उसको सज़ा मिली है, वो सज़ा वो काटेगा। वो यहाँ पर जो पावर है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है कि क्या कंडीशंस है, और ऐसा नहीं है कि उनको मिलेगी ही ये चीज़, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर कहते हैं कि रिमिशन की पॉलिसीज़ की ज़रूरत क्यों है।
पहली ज़रूरत है रिस्टोरेटिव जस्टिस को ध्यान में रखते हुए। क्या है, ये कहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार किया जा सकता है। अब क्या होता है, ह्यूमैनिटेरियन इंसान जो होता है उससे गलती होने की संभावनाएं बिल्कुल हो सकती हैं। अब गलती हो सकती है तो हो सकता है कि उसमें सुधार भी हो सके। तो जो क्रिमिनल है, दोषी है, अगर उसने कोई गलत काम कर दिया, क्राइम कर दिया, तो अभी भी कहीं ना कहीं एक मौका उसको मिलना चाहिए सुधार होने का। और इसी वजह से एक मौका दिया जाता है कि उनकी जो उम्मीद है वो समाज के अंदर बता सके बाहर जाके कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए और आपको ठीक से रहना चाहिए। तो रिस्टोरेटिव जस्टिस है, सबसे अच्छी फॉर्म होती है ये न्याय की। दूसरा है एक्नॉलेज करना पॉजिटिव चेंज को और सपोर्ट रिहेबिलिएशन। देखिए, जेल का जो काम होता है ना, वो सिर्फ ये नहीं होता है कि सोसाइटी को सेफ रखना है, कुछ ऐसे लोगों से बचाना है जो साइकोलॉजिकली हम देख सकते हैं कि ठीक नहीं है। जेल का काम एक तरीके से रिहेबिलिएशन का भी होता है, उनको दोबारा से ठीक जीवन जीना सिखाना होता है कि कैसे आपको एज अ ह्यूमन बीइंग सोसाइटी में रहना चाहिए। तो इसी वजह से भी रिमिशन जब होता है तो उससे रिलेटेड रिहेबिलिएशन का एक्सेस मिल जाना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर वो अपने बिहेवियर में अगर वो चेंज लेके आते हैं और पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं तो बिल्कुल उनको इसका इनाम दिया जाना चाहिए, ताकि और लोग भी सुधार की तरफ चले, आगे बढ़े और समाज में जो इतने क्राइम होते हैं वो कम हो। नेक्स्ट है लेस ओवर क्राउडिंग। अब असली मुद्दे ये भी है कि जेल के अंदर जितने ज़्यादा इनमेट्स आ जाते हैं, रिमिशन उनको ऑफ़र की जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने का डर रहता है। जेल हमारी कम है, हमारे जो सेल्स हैं उसके अंदर वो भी कम है, तो उनके अंदर लोग अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम यहाँ पर इसीलिए ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा जो ठीक किस्म के इंसान हैं जिन्होंने 14 साल से ज़्यादा की जेल काट लिया है, तो क्यों ना उनको रिलीज़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो जेल के मैनेजमेंट को ये ईजियर बना सकता है, ये भी एक कारण इससे होता है। फोर्थ हम देखेंगे कि गुड बिहेवियर ऑफ द प्रिजनर जो है उसको एनकरेज करना, प्रोत्साहन देना कि जेल में जो लोग रह रहे हैं वो वहाँ पे अच्छा व्यवहार करना सीखे। तो रिमिशन पॉलिसी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की तरह काम करता है इन लोगों के लिए कि वो जेल में उनका जो व्यवहार है वो अच्छा रखें ताकि उनको अर्ली रिलीज मिल सके। इससे और इंकरेजमेंट किया जाता है, जुडिशियल और करेक्शनल सिस्टम एफिशिएंसी को भी बढ़ाया जाता है कि बाई चांस यहाँ पर कभी कभी होता है कि 100 में से किसी एक ऐसे विक्टिम है जिन्होंने कोई गलती नहीं की थी लेकिन फिर भी उनको सजा मिली, तो जुडिशरी के पास खुद से मौका होगा कि वो अपने आप को करेक्ट कर ले, अपने आप को ठीक कर ले। कुछ फेमस केसेस हैं यहाँ पर रिमिशन से रिलेटेड। पहला केस देखने को मिलता है राजीव गांधी असोसिनेशन केस 1991। 2018 के अंदर तमिलनाडु में स्टेट कैबिनेट ने रिकमेंड किया था कि एजी प्रेवेलियन जो कि कन्विक्ट से जिन्होंने राजीव गांधी का असोसिनेशन किया था, उनको मार दिया गया था, तो उनको छोड़ा जाए। तो उनके अच्छे व्यवहार की वजह से उनको रिमिशन किया गया, उनको जो सज़ा मिली थी उसको कम कर दिया गया। दूसरा यहाँ पर है किलिंग ऑफ आईएएस ऑफिसर कृष्ण निहा। 1994 के अंदर एक आईएएस ऑफिसर को मार दिया गया था और उन्हीं की किलिंग के ऊपर 2023 में बिहार की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जिन्होंने ये किलिंग कराई थी आनंद मोहन सिंह, उनको यहाँ पर उनके ठीक व्यवहार के ग्राउंड्स पे छोड़ा जा रहा है या उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है उसको कम किया जा रहा है। और उसके बाद है जसिका लाल मर्डर केस 1999। इस मर्डर केस में मनु शर्मा नाम का एक लड़का था जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, उम्र कैद हुई थी, उसको भी 2020 में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा छोड़ दिया गया, प्री मेच्योर रिलीज दे दी गई है उनके गुड कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं प्रेजेंट की रिमिशन पॉलिसी में, और ये जो इसके बेनिफिट और चैलेंजेस हैं इसी से आपका मेंस का सवाल आएगा। तो क्या चैलेंजेस है, चलिए देखते हैं। पहला चैलेंज क्या है, इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होती है रिमिशन से रिलेटेड वो इनकॉन्सिस्टेंट है, बिल्कुल भी सेम तरीके से काम नहीं कर रही है। अलग अलग स्टेट ने अलग अलग कन्फ्यूजन बनाए हुए हैं, प्रमोट कर रहा है अनइक्वल एक्सेस को। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल प्रिजनर जो है उनको यूजुअली जल्दी से यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, तो ये क्या हो रहा है, असमानता दिखाई दे रही है, कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है पॉलिसी के अंदर। दूसरा है स्ट्रिंजेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सख्त क्राइटेरिया का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यानी रिमिशन अगर कोई मांग रहा है तो उसकी कंडीशन ऐसी है कि जो पिटी क्रिमिनल्स होते हैं उनको अपना इम्प्रूव करना चाहिए
कंडक्ट कर उनको रिमिशन मिल जाना चाहिए, लेकिन वो मिलना बहुत मुश्किल है। चाहे वो एक चोर ही क्यों ना हो जिसने कोई छोटी मोटी चोरी की है, तो भी उसको जितना एक मर्डर करने वाले इंसान को एलिजिबल होने के लिए जो क्राइटेरिया दिया जाता है, वैसा ही क्राइटेरिया उसके लिए भी तो काफ़ी सख्त है। थर्ड हम देखते हैं नो फोकस ओवर रिहेबिलिटेशन, दोबारा से उनको पुनर्बसाने के लिए उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, लिमिटेड एम्फेसिस किए जाते हैं स्किल डेवलपमेंट पे। मान लीजिए कोई इंसान 14 साल से जेल में है, तो उसके आसपास का जो बाहर हुआएगा वो तो सब कुछ बदल चुका होगा, तो उसको स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि बाहर आके वो अपना जीवन यापन कर सके, अपने आप को अपने परिवार को संभाल सके। उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, एम्फेसिस नहीं किया जाता है, उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, सपोर्ट प्रोग्राम, सक्सेसफुल री इंटीग्रेशन, ऐसी चीज़ों पे भी फोकस जो है वो कम ही रहता है। ये अभी भी प्रॉब्लम है। दूसरा देखते हैं डिस्क्रिशनरी अर्ली रिलीज। स्टेट क्या करती है, कभी कभी रिमिशन की गाइडलाइन को ऑफन अमेंड कर देती है किसी फेवर करने के लिए किसी इंडिविजुअल को, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न है, चिंताजनक बात है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और यही है कि इसी वजह से पब्लिक की आउटक्राई भी देखने को मिलती है कंट्रोवर्शियल केसेस में। जहाँ पर ज़्यादा कंट्रोवर्शियल केसेस है उसमें पब्लिक इस पर बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, बुरा महसूस करती है। चाहे वो राजीव गांधी असैसिनेशन केस के मामले में हो, चाहे वो IAS ऑफिसर कृष्णा हैंग की जो किलिंग की गई थी उसके मामले में हो, 1994 का ये केस है, जैसिका लाल मर्डर केस जैसे केसेस में ये दिखता है। और इसी वजह से जब ये कंट्रोवर्शियल केसेस में भी ऐसे यहाँ पर रिमिशन किए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि पब्लिक का जो भरोसा है जस्टिस के सिस्टम में वो कम हो जाता है। अब कहते हैं आगे क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम तो समझ में आ गई हैं, अब इनका समाधान भी पता होना चाहिए, तो समाधान देना पड़ेगा। एज IAS ऑफिसर हमेशा सॉल्यूशन देने के लिए तैयार रहिए। तो क्या यहाँ पर होना चाहिए, सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस ने ये रिकमेंड किया है कि एक रिस्क असेसमेंट टूल को इस्तेमाल करें, और जो प्रोबेबिलिटी है कि कोई इंसान वो दोबारा से उसी क्राइम को तो नहीं कर देगा ना, उस प्रोबेबिलिटी को पहले ही इवेल्युएट कर लीजिए, पहले ही जांच लीजिए। उसके जब भी रिमिशन को कंसीडर किया जा रहा है तो इस बात का ध्यान रखना पहले ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई केस बाय केस डिसीजन होता है तो इससे पब्लिक के अंदर जो रिस्क है वो यहाँ पर क्या हो सके, कम हो सके, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। दूसरा है अर्न्ड रिमिशन। इसमें क्या होना चाहिए कि एक ऐसे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि प्रिजनर जो है उनको अपने रिमिशन को, उनको अपनी सज़ा कम करवाने को कमाना पड़ेगा। और ये कैसे कमाएंगे कि उनका गुड बिहेवियर और कैपेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितना ले सकते हैं, एजुकेशन उन्होंने कितनी प्राप्त की है, सुधार, मोरल वैल्यूज़ उन्होंने कितनी सीखी हैं जेल के अंदर रहते रहते, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो सके। तो ऐसा कुछ करके देखना चाहिए ताकि बाहर आने तक उनका जो सोचने का बिल्कुल ही नज़रिया है वो बदला जा चुका हो। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रायोरिटी टू वनरेबल सेक्शन। देखिए अब ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऊपर हमने देखा कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको रिमिशन ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए वनरेबल सेक्शन का, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो क्राइम में खुद नहीं आते बल्कि धकेले जाते हैं। अब देखिए उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गरीबी हो सकता है, पॉवर्टी एक रीज़न है, या कोई और उनको फंसा देते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से उनके ऐसे स्टेप दिखाई देते हैं। तो इन्हीं वजह से जो रिमिशन है वो वनरेबल पॉपुलेशन, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो बहुत ही बीमार हो, चाहे वो माइनर किसी बच्चे ने ऑफेंस किया हो, या ज़्यादा कुछ ऐसे वुमन जैसे हों, तो इन सब को क्या करना चाहिए, मेजर पोर्शन इनकी सेंटेंस का ख़त्म कर देना चाहिए। जिन्होंने अपनी जो अब सेंटेंस है, जिनको सज़ा मिली थी, वो अगर भुगत लिए काफ़ी हद तक 70-75% उन्होंने सज़ा कर लिया, तो उनको क्या करना चाहिए, जल्दी से छोड़ना चाहिए। एट द एंड कंक्लूजन में यही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है रिमिशन से लेकर, उसने लीगल सिस्टम के अंदर दोबारा से जो भरोसा है उसको रिस्टोर किया है, और एक एग्जाम्पल सेट किया है फ्यूचर रिमिशन केसेस में भी कि इम्पोर्टेंस कितनी है रूल ऑफ लॉ की, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो यहाँ पर आइडल्स दिए गए हैं हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, उनके लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। खैर यहीं पे आज की क्लास को हम ख़त्म करते हैं और कल शुरू करेंगे इसी के बाद से। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर जुड़ा हुआ है। डेली आपको 6 बजे अगर मैगज़ीन का एनालिसिस चाहिए है, मैगज़ीन जो मंथली मैगज़ीन है, तो इनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन जो आइकन है उसके ऊपर भी ज़रा जो थम्स अप है अपना वो लगा दीजिए, ताकि आप सुबह सुबह मिस ना करें, डेली आपको अपलोड होते ही वीडियो पता चल जाए। PDF अगर किसी को चाहिए है ये, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, उसको
जाके ज़रा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस क्लास का भी आपको PDF मिलेगा और पूरी मंथली मैगज़ीन का भी PDF मिलेगा। सो थैंक यू सो मच जो भी यहाँ पर अभी तक जुड़ा हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।